हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं और लेडी ऑफ एलिज़ाबेथ रिटन बाय मोहम्मद हनीफ, कंप्लीट समरी, राइटर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर एनालिसिस एंड मेन थीम्स। वीडियो को समझने के लिए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ जो है ये एक पाकिस्तानी राइटर है एंड जर्नलिस्ट। प्रेजेंटली इसकी एज जो है 57 ईयर्स है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करता है एंड इसकी राइटिंग स्टाइल में हमें लिबरल एंड फेमिनिस्ट अप्रोच देखने को मिलता है। एंड इसकी एक मिसाल ये नावल भी है क्योंकि इस नावल में मोहम्मद हनीफ ने बताया है कि मतलब वुमेन को हमारी सोसाइटी में कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। मोहम्मद हनीफ ने जो है माइनॉरिटी के बारे में लिखा है ये नावल। एंड इस नावल की जो सिटिंग है वो कराची है, सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल। एंड इस नावल का जो पब्लिकेशन डेट है वो है 2011। मेन फोकस इस नावल का जो है वो माइनॉरिटी राइट्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अब डिस्कस करते हैं करेक्टर एनालिसिस को। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है एलिस बट्टी, जो मेन करेक्टर है या प्रोटोगनिस्ट। सारी स्टोरी जो है वो एलिस बट्टी के इर्द गिर्द घूमती है कि लोग उसको किस तरह ह्यूमिलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं एंड सोसाइटी में किस तरह उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको डिफरेंट नामों से पुकारता है। एंड फिर उसकी लव स्टोरी भी एक्सप्लेन की गई है इस नावल में एंड लास्ट पे जाके उसकी डेथ हो जाती है। तो वो डिस्कस करेंगे समरी में। अब हमारे पास अगला जो करेक्टर है वो है जोसेफ बट्टी। जोसेफ बट्टी जो है वो एक रूहानी शख्सियत है एंड एलिज़ाबेथ के फादर भी है। अगला हमारे पास है आर्थो सर। आर्थो सर जो है वो सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में जो है एक डॉक्टर है आर्थोपेडिक्स के। एंड आर्थो सर, डॉक्टर जेम्स परेरा एंड सिस्टर हिना, ये वो लोग भी है जो 3 बंदों का एक ग्रुप होता है जिसने एलिज़ाबेथ के इंटरव्यू भी करनी है। अगला हमारे पास जो करेक्टर है वो नूर है। नूर जो है एलिज़ाबेथ के फ्रेंड है। दोनों ने साथ टाइम गुजारा है जेल में एंड दोनों साथ हॉस्पिटल में भी काम करते हैं। अगला करेक्टर वो ज़ैनब का है। ज़ैनब जो है वो नूर की मदर है जो हर टाइम बीमार रहती है। एंड अगला हमारे पास करेक्टर इंस्पेक्टर मलंगी है। इंस्पेक्टर मलंगी जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी 36 ईयर्स की एक्सपीरियंस होती है पुलिसिंग में इन कराची सिटी। ये जेंटलमैन स्क्वाड के हेड भी है एंड जेंटलमैन स्क्वाड को हम जी स्क्वाड भी कहते हैं। एंड टेडी बर्ड जो है ये इंस्पेक्टर मलंगी के दोस्त भी होते हैं, हस्बैंड ऑफ एलिज़ाबेथ भी है। एंड इसके अलावा जो है ये भी जी स्क्वाड के लिए काम करता है अंडर द इंस्पेक्टर मलंगी। अब हो गई ये करेक्टर एनालिसिस। अब चलते हैं समरी की तरफ। नावल की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक लड़की जिसका नाम एलिज़ाबेथ है वो एक फोर्थ स्किल नर्सिंग की जॉब होती है उसके लिए इंटरव्यू देने हॉस्पिटल आती है। लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो अभी तक उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि वो एक दूसरे के साथ आपस में गपशप में बिजी होते हैं। वो लड़की जो है वो कंफ्यूज होती है कि क्या मुझे इंटरव्यू के लिए आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। एंड उसके हाथ में एक ही डॉक्यूमेंट फाइल होती है जहाँ पे उसके एप्लीकेशंस वगैरह ये चीज़ें इंटरव्यू के लिए एंड जॉब्स के लिए पड़ी होती है। इंटरव्यूअर्स जो है वो एक दूसरे से बात करने में लगे होते हैं, एक दूसरे से बिजी होते हैं। एंड ऑर्थो सर जो है वो करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं विद अदर 2 डॉक्टर्स। एंड सिस्टर हिना अलवी जो है वो पान खा रही है। आतो सर जो है वो इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं लेकिन बहुत नेगेटिव तरीके से, नेगेटिव अंदाज से, क्योंकि एलिस जो है वो एक खूबसूरत लड़की है एंड इसकी नज़रें उस पर होती हैं। एंड एलिस ने ऑतो सर को जो है लेजर से कंपेयर किया है क्योंकि ऑतो सर जो है कॉन्स्टेंटली उसको देख रहे थे। तो वो कहते हैं एलिस के वो जो है मुझे ऐसा देख रहा था जैसे कोई छिपकली हो, लेजर्ड। इस नावल में जो है नरेशन शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है। कभी एक एलिज़ाबेथ की बात होती है, कभी जाके टेडी बर्ड की बात स्टार्ट हो जाती है, कभी फिर वापस आके एलिस के फादर की बात जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस दौरान जो है पुलिस की वैन आ जाती है जिसमें इंस्पेक्टर मलंगी एंड टेडी बर्ड होते हैं और उनके साथ एक बंदा होता है जिसका नाम अबू ज़र है।
इंस्पेक्टर मलंगी जो है ये हेड ऑफ द पुलिस है, 36 ईयर्स इसकी एक्सपीरियंस है एंड ये जेंटलमैन स्क्वाड के जो है हेड भी होते हैं। पुलिस के मुलाजिम है एंड हेड जो है वो जेंटलमैन स्क्वाड के है, जिसको हम जी स्क्वाड भी बोलते हैं। एंड टेडी बर्ड जो है वो इसके साथ ही होते हैं एंड ये भी जी स्क्वाड के लिए काम कर रहा होता है। एंड टेडी बर्ड को जो है मिस्टर फैसलाबाद भी कहा जाता है। जी स्क्वाड का जो है कोई पॉजिटिव रोल नहीं है सोसाइटी में, लोगों को टॉर्चर करते हैं एंड लोगों का जहन में इसके लिए ना बहुत नेगेटिव ख्यालात है, नेगेटिव थिंकिंग्स है। अब ये इंस्पेक्टर मलंगी एंड टेडी बर्ड इसलिए हॉस्पिटल में आए होते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ से जो है मेडिको सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करे ताकि अबू ज़र को ये डिक्लेयर करवाए टेररिस्ट। क्योंकि एक अटैक होता है गॉर्डन ईस्ट अटैक इसको कहा जाता है कुछ अरसा पहले, और उसमें जो है बहुत सारे लोग ज़ख्मी होते हैं। तो इन लोगों ने उसके पादाश में, उस हमले के पादाश में एक बंदे को पकड़ा होता है जिसका नाम अबू ज़र होता है, लेकिन ये जो है अबू ज़र नहीं है, इसका नाम अफजल है। जो हमें बाद में पता चलता है कि अबू ज़र कोई और है, लेकिन उन लोगों ने अबू ज़र की जगह जो है अफजल को पकड़ा है। सो ये डॉक्टर मलिक से कहते हैं कि आप हमें जो है मेडिको सर्टिफिकेट दें, लेकिन डॉक्टर मलिक जो है वो डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसको ख़ुद चेक करूँगा और ख़ुद जब इंजरी देखूँगा तो इसके बाद मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट दूँगा। अब जब डॉक्टर ये बात कहता है तो इंस्पेक्टर मलंगी ये करता है, इन लोगों को तो तरीके बहुत आते हैं। इंस्पेक्टर मलंगी टेडी बर्ड से कहते हैं कि आप जाके ऐसा करें कि अपनी उंगली को जो है वो ज़ख्मी करें ताकि हम इससे सर्टिफिकेट ले सकें। टेडी बर्ड जाके अपना पिस्टल लेके जाता है और नूर से कहता है कि आप ये ले और मेरी उंगली को जो है वो मारे ताकि मेरी उंगली ज़ख्मी हो जाए और हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। क्योंकि इन लोगों ने प्लान किया होता है कि अबू ज़र को मारना ही मारना है पुलिस मुकाबले में। नूर ऐसा करता है कि वो पिस्टल लेके उसकी उंगली को शूट करता है, इसकी उंगली जो है वो इंजरी हो जाती है एंड ये आके वहाँ से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो है हमें नूर की करैक्टर से कौन सा थीम मिलता है? थीम ऑफ करप्शन, कि ये उसकी ड्यूटी नहीं है लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है, सोसाइटी को करप्ट करता है एंड ये करप्ट सोसाइटी की जो है एक अलामत है। अब यहाँ पे जो है नूर की स्टोरी स्टार्ट होते जाती है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ नरेशन है कि नूर जब हॉस्पिटल में आया तो इसकी उम्र 14 ईयर था। अब इसकी उम्र जो है वो 17 ईयर है एंड ये जो है बॉन्स्टर जेल से आया है जहाँ पे ये अपने मामा के साथ रहा करते थे। नूर यहाँ पे बताता है कि मतलब एलिज़ाबेटी जो है वो मेरे साथ जेल में हुआ करती थी एंड एलिज़ाबेटी ने ही मुझे डॉक्टर परेरा का एड्रेस दिया था कि आप डॉक्टर परेरा के पास जाके वो आपको जॉब दे देगा। एंड नूर कहता है कि मुझे जो है इंग्लिश का एक ही वर्ड आता था और वो था कि एक्सक्यूज़ मी। एंड जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए एंटर हुआ तो मैंने डॉक्टर परेरा से बोला कि एक्सक्यूज़ मी, एंड जैसे उसने मेरी तरफ देखा तो उसने मुझे जॉब दे दी हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर परेरा ने उनको जो जॉब दिया था वो एडमिशन्स एंड डिस्चार्ज थे एंड डोनेशन एंड एक्सपेंडिचर्स थे। बट नूर कहता है कि जब एलिस आया इंटरव्यू के लिए, अब यहाँ पे फिर शिफ्टिंग हो रही है, तो इस टाइम जो है नूर हॉस्पिटल में था और वहाँ पे बैठा हुआ था उन लोगों के साथ जो एलिस के इंटरव्यू कर रहे थे। और उन लोगों में कौन कौन थे? एक था डॉक्टर परेरा, एक थी सिस्टर हिना एंड डॉक्टर ओतो, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर। अब नूर वहाँ पे कोशिश कर रहा था कि एलिस को जॉब मिल जाए, क्योंकि एलिस की जॉब ही, नूर की जॉब ही तो एलिस की वजह से हुआ था। तो नूर इसी कोशिश में लगा हुआ था एंड एलिस को जॉब मिल जाती है। नूर जो है वो पुअर बॉय तो नहीं है लेकिन वार्ड बॉय ज़रूर है एंड उसका नाम एम्प्लॉय लिस्ट में तो नहीं है, बट उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉय लिस्ट से भी ज़्यादा है, क्योंकि नूर को जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है हॉस्पिटल वालों ने उसको, उसकी मामा को, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब गार्डन ईस्ट अटैक के बाद जो है जो ज़ख्मी लाए गए थे हॉस्पिटल में, सो वो मोर देन 143 थे। वहाँ पे डॉक्टरों की कमी थी, सो नूर ने वहाँ पे डॉक्टरों के साथ मिलकर स्ट्रेचिंग भी करवाई। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन कौन सी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। उसने जो है डॉक्टर जॉन मलिक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें भी बहुत हेल्प की थी नूर ने। अब एलिसबेटी जो है वो तो अपॉइंटमेंट हो गई उसकी। अब जब उसका पहला ही दिन था तो उसका विजिट हुआ एक वार्ड में सिस्टर हिना के साथ
और उसने उसको कहा कि आप जो है जाके उस वार्ड के पेशेंट्स के अटेंडेंस ले लें। एंड वो पेशेंट्स जो है वो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स थे, मतलब दिमागी मरीज थे। और इस वार्ड के अंदर जाती वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे लिखा था सेंटर ऑफ फॉर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज़, जहाँ पे ये सारे पेशेंट्स थे। तो इस वार्ड का नाम यही था। एंड जैसे ही एलिस जो है वार्ड में एंटर हुई तो वहाँ पे उन लोगों ने एक ही प्रेस स्टार्ट किया और वो रिपीट कर रहे थे अगेन एंड अगेन, और वो था दर्द और दवा, दर्द और दवा, दर्द और दवा। सारे पेशेंट्स ने जो है वो एलिस को ह्यूमिलेट किया एंड एलिस जो है वो बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद जो है टेडी बट आ जाता है और वो एलिस को रिस्क्यू करता है एंड यहाँ से दोनों की प्यार मोहब्बत की कहानी भी स्टार्ट हो जाती है। नूर जो है अपने मदर का जो है केयर करता है एंड बहुत ज़्यादा उसके केयर करता है एंड कोशिश करता है कि अपने हद से भी ज़्यादा करे। एलिस बट्टी जो है वो करीब बैठता है नूर के एंड उसकी मामा के, क्योंकि ये उसके घर आता जाता है एंड नूर जो है वो अपनी मामा के लिए हर टाइम परेशान रहता है। सो एलिस उनको बताता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम टाइम जो है मैं कलमा को रिसाइट करता हूँ उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो मुस्लिम होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलिस जो है वो मुस्लिम फैमिली से नहीं है, बल्कि वो एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अब वहाँ पे नूर उनको कहता है कि ये सिर्फ आपकी आदत नहीं है, आपके बाबा भी जो है वो ऐसे ही करते थे, क्योंकि आप जब जेल में थे और आपके लिए जो लायर करवाया था जिसका नाम था एसएम खादरी, तो उसको भी जब आप जिस दिन आपकी बेल होनी थी तो उसी दिन उसको स्टोमक पेन स्टार्ट हो गया, तो वो बेल जाने से इनकार कर रहा था एंड आपके बाबा ने उसको बोला कि आप परेशान ना हो, और उसने कुरान मजीद के सूरह असर के वर्सेस रिसाइट किए एंड उसको दम किया एंड उस दम की वजह से जो है उससे वो लायर की तबीयत ठीक हो गई और उसने आपके बाबा को जो है चूड़ा बोल के उसको अप्रिशिएट किया। अब यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन, थीम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शो होता है, क्योंकि यहाँ पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। एक तरफ अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ उसको चूड़ा भी बोल रहा है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है तो इस वजह से उनको चूड़ा बोला जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात ये भी पूछी जाती है, मतलब फिर टर्निंग पॉइंट है कि मतलब एलिस जो है जेल में क्यों थी। अब एलिस जो है वो जेल में इसलिए थी कि इसने एक बंदे के कत्ल किया था। वो बंदा जो है वो एक डॉक्टर था जिसने गलत सर्जरी करवाई थी और उसने उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो एलिस के ऊपर लगाया था। तो एलिस ने इसकी वजह से जो है उस डॉक्टर को कत्ल करवाया, जिसकी वजह से एलिस को 18 मंथ्स की जेल हो जाती है, जो बाद में कम हो के 14 मंथ्स हो जाता है एंड एलिस जो है वो जेल से रिलीज़ हो जाती है। अब सिस्टर हिना एंड एलिस जो है बातचीत कर रहे होते बीच में आपस में, कि इतने में एक वीआईपी गाड़ी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और उसमें से एक वर्ती लेडी जो है वो उतरती है। उस वर्ती लेडी के साथ दो बंदे भी होते हैं, जो बाद में पता चलता है कि ये दो बंदे उनके बेटे हैं। वो दो बंदे जो है वो आपस में कार्ड्स खेल रहे होते हैं एंड इसी दौरान जो है एलिस एंड सिस्टर हिना डिस्कशन कर रहे होती है फातिमा जिन्ना के बारे में, कि वो एक डेंटिस्ट थी बाय प्रोफेशन, और उसके भाई जो है मतलब क़ायद आज़म की बात करते कि वो फाउंड फादर ऑफ द नेशन थे। तो अगर क़ायद आज़म फादर ऑफ द नेशन थे तो फातिमा जिन्ना को तो सिस्टर ऑफ द नेशन होना चाहिए था। तो एलिस जो है वो इस बात के साथ एग्री भी करती है। इस दौरान जो है वो लड़के कार्ड्स भी खेल रहे होते हैं, तो उन लोगों से जो है वो कार्ड्स गिर जाते हैं ज़मीन पे। एलिस को जो है वो लड़के कहते हैं कि आप आ जाए और हमें ये कार्ड पकड़ा के दें। एलिस चली जाती है, उनको कार्ड देती हैं। उनमें से जो है वो लड़का एलिस को जो है 1000 एज अ प्राइज़ देता है। बट जो बंदा उसको 1000 एज अ प्राइज़ देता है तो कुछ टाइम बाद जो है वो एलिस को टीज करना शुरू कर देता है एंड एलिस को हरेस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे थीम ऑफ हैरेसमेंट भी आ जाता है। सो एलिस जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए उस लड़के पे हमला और हो जाती है। अब जो है टेडी को जो है एलिस से प्यार हो जाता है और वो एलिस को प्रपोजल्स देता है शादी के लिए। एंड देन जो है टेडी उसको प्रपोजल देता है एलिस को एंड एलिस जो है उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है एंड दोनों की शादी हो जाती है आफ्टर सम टाइम। एंड ये शादी जो है ये बोट के ऊपर होती है, इनकी पूरी की पूरी शादी। लेकिन इनकी शादी लाइफ जो है वो ज़्यादा मज़े की नहीं होती, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। शादी के दिन ही जो है टेडी को काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है और जेंटलमैन स्क्वाड के लिए
वो तैयारी करता है क्योंकि उसने जेंटलमैन जी स्क्वाड के साथ ही जाना होता है 3:15 AM पे। 4 AM बज जाता है और जेंटलमैन स्क्वाड के लोग जो है वो नीचे टेडी के वेट कर रहे होते हैं डाउनस्टेयर पे। उनके पास एक बॉय होता है जी स्क्वाड के पास जिसका नाम अबूजर होता है, लेकिन वो बार बार कहता है कि आई एम नॉट अबूजर, आई एम अफजल। अबूजर जो है वो स्वीडन में है, लेकिन जी स्क्वाड जो है वो इस बात के लिए एग्री नहीं होते और वो कहते हैं कि इसको मारना ही मारना है इंस्टीड ऑफ अबूजर। अबूजर ना सही अफजल ही सही। अब टेडी जो है वो उसको ले जाता है और उससे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि मतलब ये अटैक कैसे किया गया और अगर आप अबूजर नहीं है तो अबूजर कहाँ पे है। इस तरह के क्वेश्चन करते हुए ये होता है कि टेडी अपना पेस्टल निकालता है अबूजर को मारने के लिए कि इतने में कुत्ते आ जाते हैं और वो उसके ऊपर हमला करते हैं एंड टेडी के हाथ से पेस्टल गिर जाता है। अबूजर भागने में कामयाब हो जाता है। अबूजर जब भाग जाता है तो इंस्पेक्टर मलेंगी को ये लगता है कि नहीं, ये अबूजर जो है ये ऐसे ही नहीं भागा है, बल्कि ये टेडी की वजह से जो है भागा है और टेडी इनके साथ मिला हुआ था। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार, टेडी इनके साथ मिला हुआ नहीं था। अगर टेडी मिला हुआ होता तो फिर जो है ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और अगर टेडी मिला हुआ भी है तो कोई इशू नहीं क्योंकि ये तो वैसे भी अबूजर नहीं आती, ये तो अफजल ही था। अब यहाँ पे जो है फिर शिफ्टिंग होती है कि एलिस जो है वो अपने बाबा के घर चली जाती है फ्रेंच कॉलोनी में, जहाँ पे उसको पता चल जाता है कि मेरी मामा की डेथ जो है वो हार्ड वर्किंग की वजह से हुई है और ड्यूरिंग हार्ड वर्किंग, क्योंकि उसकी मामा जो है मुख्तलिफ घरों में जाके खिदमतें करती थी लोगों की, एंड एक दिन उसी तरह उसकी डेथ हो जाती है। तो एलिस को जब ये पता चल जाता है, अभी तक तो उनको नहीं पता था, तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। फिर वो क्या करती है कि एक बाउल में जो है स्वीट लेके वो सिस्टर हिना के पास चली जाती है और उनको बताती है कि डैडी के साथ मेरा रिश्ता हो गया। हिना जो है वो उनको कंग्रेट्स करती है और उनसे क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपको पता है कि मैं भी शादीशुदा हूँ। मेरी तो 3 शादियाँ हुई है, 2 एक बंदे के साथ और एक शादी किसी और बंदे के साथ, और मेरे हस्बैंड का नाम अलवी था। ये सब कुछ सिस्टर हिना एलिस को बताती है। अब यहाँ पे अगेन शिफ्टिंग ऑफ नरेशन है। जब टेडी जो है वहाँ पे अबूजर तो भाग जाता है, टेडी एंड इंस्पेक्टर मलेंगी जो है फिर आपस में बैठ के खाना खाते हैं। अब यहाँ पे जो है एलिस अपने घर में जाके अच्छा सा खाना बना के वो टेडी के वेट कर रही होती है कि मतलब टेडी आएगा, हम दोनों मिलके खाना खाएंगे। जब टेडी आ जाता है तो एलिस उनको कहती है कि खाना खाते हैं। टेडी कहते हैं मैं तो ऑलरेडी खा चुका हूँ। एलिस वहाँ पे नाराज़ हो जाती है कि मतलब मैं आपके लिए वेट कर रहा था और आप मलंगी के साथ खा के वापस आ गए। तो यहाँ पे दोनों की नाराज़गी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो है एलिस एंड टेडी जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, नाराज़गी ख़त्म हो जाती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है एलिस जाके नूर को बताती है कि मेरी शादी हो गई है टेडी के साथ, एंड नूर जो है उनको कंग्रेट्स बोलती है, लेकिन दिल से नहीं बोलती क्योंकि वो अपसेट होती है अपनी मामा की वजह से, क्योंकि उसकी मामा बीमार होती है एंड 36 आवर से वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। जब एलिस जो है वापस घर आती है तो उसके पास टेडी की नौकरी की परेशानी होती है क्योंकि वो चाहती है कि टेडी जी स्क्वाड को लेफ्ट करें एंड दूसरा कोई काम स्टार्ट करें। जब वो टेडी से ये बात डिस्कस करती हैं तो इन दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला शुरू हो जाता है, क्योंकि टेडी नहीं चाहता कि मैं जी स्क्वाड को लेफ्ट करूं, क्योंकि वहाँ पे तो सारा पावर उनके साथ तब है जब वो जी स्क्वाड में। अब दोबारा यहाँ पे शिफ्टिंग होती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सिस्टर हिना एंड एलिस की जो है ड्यूटी लग जाती है लेबर रूम में। वहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन आ जाते हैं जिसका बेबी बर्न हो जाता है, लेकिन बेबी के बर्न होने के साथ उस लड़की की डेथ हो जाती है। इन लोगों को ये लगता है कि ये बेबी जो है इसकी भी ऑलरेडी डेथ हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो ज़िंदा होता है, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है। एलिस जो है उस बच्चे को अपने गोद में उठा के अपने जो इन लोगों का क्रिश्चियन लोगों का जो एक लीडर टाइप होता है जिसको वो अपने रूहानी बंदा समझते हैं, तो उसके पास लेके जाते हैं एंड उससे दुआ करते हैं कि इसको ज़िंदा करे और अगर ये ज़िंदा हो गया तो उसको मैं अपने पास संभाल के रखूँगी। जब वो बेबी ज़िंदा हो जाता है वो तो ऑलरेडी ज़िंदा होता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये मरा हुआ है।
जब वो बेबी ज़िंदा हो जाता है तो एलिस जो है पूरे इलाके में मशहूर हो जाती है कि ये एक रूहानी बंदी है। इनके साथ एक किस्म की जो है ना, एक किस्म की मदद है। अब सारे लोग जो है डॉक्टरों को छोड़ के एलिस के पास इलाज करवाने आते हैं। एलिस उनको बताती है कि मेरे पास ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस बेबी के साथ साथ इसकी मामा भी ज़िंदा होती, लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब एलिस जो है अपने घर आ जाती है, हस्बैंड के घर। हस्बैंड उनको कहता है कि आप कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर चली जाएं, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा है, मैं प्रेशर में हूँ एंड आपके होते हुए मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर सकता एंड मैंने अपने आप को कुछ अरसा के लिए हाइड करना है, सो आप मुझे कुछ पैसे भी दें। एलिस उनको पैसे दे के नेक्स्ट डे जो है वो हॉस्पिटल चली जाती है एंड वो वहाँ पे देखती है कि उस बच्चे की मामा तो वैसे भी उसकी डेथ हुई है, तो वो उस बच्चे को अडॉप्ट करके अपने पास रखना चाहती है। सिस्टर हिना जो है वो उनको बताती है कि आप जो है ऐसे इस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, आपको उसको पूरा करना होगा एंड उसके बाद जो है आप अपने हस्बैंड से पूछ के उसको अपने पास रख सकती हो। एंड हिना जो है वो एलिस को अपने घर लेके जाती है कि टेडी तो वैसे भी घर नहीं आता, तो आप मेरे साथ घर चले एंड वो जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करके फिर इस बच्चे को अडॉप्ट कर ले। अब 5 दिनों बाद जो है टेडी अपने घर आता है एंड कबर्ड में वो अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा होता है तो एलिस वाले पोर्शन से जो है वहाँ से उनको वो क्रेस्ट वाले पोस्टर मिल जाते हैं। अब टेडी जो है बहुत अपसेट हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो जो है हॉस्टल की तरफ निकल पड़ता है ताकि एलिस को ढूंढ सके। अब वहाँ पे जो है टेडी की मुलाकात नूर के साथ हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं भी ये एलिस जो है नूर के साथ हूँ। नूर उनको आधी बात बताती है कि मतलब उसने एक बेबी को अडॉप्ट किया है एंड ये जो है रिजल्ट ऑफ द मेरिकल है। अब एलिस तो पूरी बात सुनता ही नहीं है, सॉरी टेडी जो है वो पूरी बात सुनता ही नहीं है। जैसे ही ये बात सुनता है तो उसको गुस्सा हो जाता है और उसको शक हो जाता है कि मतलब नूर का और एलिस का कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से बेटा भी आया है बीच में। तो वो नूर से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मतलब आप दोनों के रिलेशन स्टेटस क्या है, या इस तरह की बातें करता है। एलिस जो है वो लिटिल बेबी के साथ जो है यहाँ पे खेल रही होती है एंड वो जो है सिस्टर हिना के घर पे होती है। अब वहाँ पे जाके उनको ये पता चल जाता है कि हिना जो है वो तो मुस्लिम नहीं है, वो तो एक क्रिश्चियन है, क्योंकि उसके घर में भी पोस्टर पड़े होते हैं क्रिश्चियंस के। तो हिना जो है वो एलिस को बताती है कि हाँ मैं क्रिश्चियन ही हूँ, लेकिन सोसाइटी की वजह से मैंने अपने आप को, अपना नाम वगैरह सब कुछ मुसलमानों वाला रखा है एंड चेंज किया हुआ है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहे थे लोग, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे। तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को एंड पंजाब वालों को, पंजाबियों को इज़्ज़त दी जाती है। तो इस वजह से जो है मैंने अपना नाम जो है वो मैं हन्ना से चेंज करके हिना रख दिया एंड अलवी मेरे हस्बैंड का नाम था, तो इसी वजह से मैंने हिना अलवी कर दिया। तो यहाँ पे जो है हम फिर डिस्क्रिमिनेशन, थीम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं कि मतलब मुसलमानों की इज़्ज़त एंड सिक्योरिटी दी जा रही है लेकिन दूसरे माइनॉरिटी वालों को नहीं दी जाती, क्योंकि सोसाइटी एक्सप्लॉइट माइनॉरिटी। अब मलंगी जो है वो टेडी को कहता है कि उसने आपको चीट किया, धोखा दिया एंड आप ऐसा करें कि ये एसेट लें, मैं आपको गार्ड्स भी प्रोवाइड करता हूँ एंड जाके उसके ऊपर ये एसेट फेंके। अब एलिस जो है वो भी टेडी को ढूंढने की कोशिश करती है ताकि मुझे टेडी मिल जाए एंड मैं उसको बता सकूं कि मैंने बेबी को अडॉप्ट कर लिया है एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसी टेडी को जो है एलिस मिल जाती है तो एलिस बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टेडी जो है बात सुने बगैर एलिस के ऊपर जो है एसिड फेंक देता है एंड इस तरह जो है एलिस पूरी की पूरी जल जाती है एंड उसका चेहरा भी जल जाता है। अब पूरे नावल में जो है राइटर ने एलिस को जो है वो होली मदर के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि एलिस का करेक्टर जो है वो बहुत पेवर है एंड देयर इज़ नो एम्प्योरिटी इन हर करेक्टर एंड सोसाइटी ने उसको ह्यूमिलेट किया, सप्रेस किया, हरेस्ट किया एंड उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन फिर वो इतनी रहमदिल थी और इनके दिल में सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी थिंकिंग थी एंड अच्छी नज़र से सोसाइटी को देख रही थी।
यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मतलब एलिस एंड टेडी का जो मोहब्बत का दास्तान था वो कैसे ख़त्म हो गया, किस वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नॉट लॉयल्टी। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे, कि टेडी को लगा कि एलिस ने मुझे छोड़ के किसी और के पास चली गई है, एंड एलिस को लगा कि टेडी ने मुझे अपने पेरेंट्स के घर भेजा है तो एट मीन्स उसने मुझे छोड़ा है, वो कहीं और चला गया है। दूसरी बात ये कि टेडी को ये भी लगा कि एलिस ने अपना मज़हब फिर से चेंज किया है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये हर जगह पे तबाही पेरती है। अब चलते हैं मेन थीम्स की तरफ। मेन थीम्स हमारे पास जो है वो एक करप्शन, थीम ऑफ लव, faith and religious discrimination, religious issues, feminism and gender issues। अब इसको वन बाय वन जो है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। करप्शन के थीम को हम ऐसे ही देख सकते हैं कि मतलब नूर की ड्यूटी जो है वो वार्ड बॉय था, वो एक हॉस्पिटल में मुलाजिम थे, लेकिन उसने जो है टेडी बर्ड जो एक जी स्क्वाड के लिए काम कर रहा है, उसको मेडिकल रिपोर्ट बनाने के सिलसिले में उसने उसको गोली मारी। तो ये एक थीम ऑफ करप्शन हो गया। थीम ऑफ लव हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेडी एंड एलिस जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्रपोजल देते हैं, इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन बाद में उनकी ये शादी सक्सेसफुल नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे एक तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, एक जो है फेमिनिज़म भी कह सकते हैं वो भी है। तो इस वजह से जो है उन लोगों की शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती। इसके बाद हमारे पास आता है फेथ एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब फेथ एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को, कि मतलब मुसलमानों को सिक्योरिटी भी दी जाती है, रिस्पेक्ट भी दी जाती है, सही है, मकाम भी दिया जाता है, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, उनको जो है रिस्पेक्ट भी नहीं देते, एंड लोग उनको ह्यूमिलेट करते, डिस्क्रिमिनेट करते। सो होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगी एंड समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।